वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज है 3 नवंबर का करंट अफेयर्स आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में, और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देखेंगे कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। यूपीपीएससी, बीपीएससी, बीईओ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन सब एग्जाम की तैयारी अब हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी पूरा मिलता है, पूरा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको सिखाया जाएगा कैसे आंसर सीखना है। तो प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप इन नंबर पे हमसे जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। कह रहे हैं कि कितने मेडल जीते हैं 3rd एशियन यूथ गेम में भारत ने, ठीक है, और पदक तालिका में भारत को कौन सा रैंक मिला है। तो स्पोर्ट्स से आप देख रहे हैं बहुत सवाल बन रहे हैं इस साल एग्जाम्स में। तो सबसे पहले याद रखो 3rd एशियन गेम्स जो है, 3rd एशियन यूथ गेम्स, ये हुआ कहाँ पे है? तो ये हुआ है बहरीन में। कहाँ पे हुआ सबसे पहले? ये याद रखना है आपको, बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा, है ना। अभी मैप भी दिखाता हूँ आपको। ये पर्शियन गल्फ में, या जो कह सकते हो फारस की जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, वहाँ पे है ये देश, पर्शियन गल्फ में, वहाँ पे ये गेम हुए हैं। इसमें भारत को क्या हुआ है इस बार, टोटल जो मेडल मिले हैं वो मिले हैं भारत को 48 मेडल टोटल, ठीक है, और भारत की रैंक रही है 6। अब इस 48 मेडल में अगर हम देखें तो भारत को 13 गोल्ड मिले हैं। कितने गोल्ड मिले हैं? 13। 18 जो है वो सिल्वर मिले हैं, 18 सिल्वर मिले हैं, और जो ब्रॉन्ज मिले हैं वो 17 मिले हैं, है ना। तो 13 गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है। इसके साथ भारत 48 मेडल प्राप्त करने में 6ठे नंबर पे आया है। पहले नंबर पे आपको पता ही होगा भाई कौन रहता है, चाइना है पहले नंबर पे। कौन है? चाइना पहले नंबर पे आ गया है। और चाइना को यहाँ पे आपको पता है कितने मेडल मिले हैं? चाइना को अब ये मानिए 63 गोल्ड मिले हैं, ठीक है, और 49 सिल्वर मिले हैं, और ब्रॉन्ज मिले हैं 35। तो यानी आप देख लो 69 और 49 और 35, तो टोटल इसको 153 मेडल मिले, 153 मेडल चाइना को। दूसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जो है दूसरे नंबर पे आया है। तीसरे नंबर पे कजाकिस्तान है। तो आपको बस पहला याद रख लो चाइना है भाई, दूसरा बहुत ज़्यादा है तो उज्बेकिस्तान कर लो, भारत को 6ठी रैंक मिली है। अब देखो यहाँ गलती हम पूरी सरकार को दें तो वो भी ठीक नहीं है। अब बताओ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, हम लोगों में से कितने लोगों को कौन सा स्पोर्ट्स आता है भाई? बॉक्सिंग आती है, टेनिस आती है, स्विमिंग आती है। स्विमिंग तो चलो आती होगी कई लोगों को, बॉक्सिंग। क्रिकेट की बात मत करा करो, क्रिकेट कोई गेम नहीं है, वो लद्दड़ आदमी भी खेल लेता है, किसी को भी बल्ला पकड़ाओ खेल लेगा। शूटिंग है, आर्चरी है, भाला फेंक है, क्या गेम आता है भाई? कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। कारण कि हमारे पेरेंट्स ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। शुरू हुए 5 साल का, एडमिशन करा दो, बस्ता दे दो, बस डेली आओ, कोचिंग जाओ, पढ़ाई करो। क्या हासिल होता है उससे? दिन भर पढ़ाई करते रहो बस, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। भाई बाहर आप देखो ना, इजराइल वगैरह में क्या होता है, जो बच्चे जैसे 12th करते हैं ना, 1-2 साल कहते हैं जाओ घूमो फिरो, पहले देखो सीखो, तो मतलब समझो क्या तुम्हें करना है, जाओ निकलो दुनिया देखो, है ना। यहाँ पे क्या, 9 बजे घर आ जाना चुपचाप, नहीं तो जूते पड़ेंगे घर में। तो ये चीज़ें, तो पेरेंटिंग भी वैसी होती है, हमारा समाज भी वैसे ही है, तो वैसे ही सरकार है। हर चीज़ हम सरकार को थोड़ी थोड़ी कहेंगे कि सरकार ही ऐसी है भाई। यूथ भी एक्सेप्ट, मतलब ऐसा नहीं ना वैसे स्कूलिंग हो रही है कि स्कूल्स में भी गेम्स की अपॉर्चुनिटीज इतनी है। फिलहाल आपको याद रखना, भारत को 3rd एशियन यूथ गेम जो कि बहरीन में हुआ, मनामा में, 48 मेडल के साथ 6ठी रैंक मिली है, पहली मिली है चाइना को। अब अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। एक सैटेलाइट जो लॉन्च हुई है, GSAT-7R CMS-03, GSAT-7R CMS-03। अब इस सैटेलाइट का एक और नाम है जो आपको याद रखना, CI भी इसको बोला गया है, इस सैटेलाइट को CI, ठीक है, यानी समुद्री आंख भी कह सकते हो। तो इसको इसरो ने लॉन्च करा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह के तौर पे, ठीक है। और CMS-03 जो है भारत का पहला पूर्ण विकसित के बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है भाई, एक तरह से। और यह भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है कह रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कोई नहीं है। पहली चीज़ आइए इसके बारे में देखें। ये सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है अभी तक जो भारत ने बनाई है, अब तक की सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो ऐसे भी पूछ सकता है सबसे भारी संचार उपग्रह हाल ही में किसने बनाया है, तो इसरो ने बनाया GSAT-7R CMS-03। ये नेवी वगैरह और एयरफोर्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, समुद्री संचार जो है ना, उसको बढ़ाएगा, यानी ओशन में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा नेवी और एयरफोर्स के बीच। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी चीज़ें हुई हैं उससे सीख लेते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल क्षेत्र हैं भाई, है ना, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा काफ़ी ज़्यादा। संचार सुविधाएं जो हैं उनको मजबूत करेगा, ठीक है, ग्रामीण और रूरल एरिया वगैरह में। और बाकी कनेक्टिविटी मेंटेन करेगा समुद्रों में, एयरफोर्स और नेवी के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली है। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं कोई। इसके बाद कह रहा है दुबई के अल एन में, दुबई के
अल ऐन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में किस देश की एना बेसनिन को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो पहले तो क्वेश्चन में ही कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो देखनी है। भारत की कौन है? अवनी लेखरा, पहली चीज़। हराया किसको है? एना बेसनिन। किसको? एना बेसनिन को हराया है। किसको हराया? एना बेसनिन को हराया है। ये किस देश की है कह रहा है? ऑफ विच कंट्री टू विन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन। जीता क्या है? वुमेन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट जीता है इन्होंने। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ 2025, कहाँ पे हुआ पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025? एलिन, दुबई में। कहाँ पे हुआ भाई? दुबई के एलिन में। ठीक है, कई सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। तो एना बेसन ये बेसिकली कौन से देश की हैं? एना बेसन ये है आपकी स्वीडन की। कौन है? कहाँ की है? स्वीडन की है, आपको याद रखना है, स्वीडन की है। और स्वीडन की राजधानी क्या है भाई? स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। ठीक है। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है भाई? सियोल पढ़ी होगी आपने। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। अबू धाबी तो UAE की कैपिटल हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई। तो ये याद रखना, ठीक है, कि जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है 2025 का, ये एलिन दुबई में हुआ है। अवनी लेखरा जो है गोल्ड मेडल जीती हैं। हराया है किसको? एना बेसनिन जो कि स्वीडन की। ठीक है, चले अगले प्रश्न पे आ जाते हैं भाई। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 76वां जिला कल्याण सिंह नगर, कौन सा? कल्याण सिंह नगर बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कल्याण सिंह जो नगर है जिला किन 2 जिलों के हिस्सों को मिलाकर बनाया जा रहा है? अभी तक आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं भाई, है ना। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। एक 76वां जिला कल्याण सिंह नगर बनाए रहे हैं किन 2 जिलों को मिला के, है ना। तो किन 2 जिलों को मिला के बनाया जा रहा है? तो ये एक है आपका अलीगढ़ और बुलंदशहर, है ना। अलीगढ़ और बुलंदशहर, इसके कुछ पार्ट्स को मिला के, है ना, इनके कुछ पार्ट्स को मिला के 76 जिले के तौर पर हम बना रहे हैं कल्याण सिंह नगर के नाम से। ठीक है। और क्यों ऐसा है भाई? अलीगढ़ ही क्यों लिया हमने? क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व थे जो कल्याण सिंह, ये इनका जन्म जो है अलीगढ़ जिले के मढ़ौली गांव में हुआ था। अलीगढ़ में है मढ़ौली गांव। कौन सा है? मढ़ौली गांव है अलीगढ़ में, वहाँ पे हुआ था इनका। और आपको पता होगा संविधान का एक अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 3, है ना। इसके तहत केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य, केंद्र सरकार जो है किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को एकीकृत कर सकती है, एक नया राज्य बना सकती है। लेकिन राज्य की जो आंतरिक प्रशासनिक इकाई हैं जैसे जिले हैं, तहसील है, इनको पुनर्गठित करने का अधिकार जो है ये राज्य सरकार के पास है। अब जैसे यूपी एक नया राज्य बनाना होता तो केंद्र सरकार कर लेती है अनुच्छेद 3 से, पर जिलों को और तहसीलों को मैनेज करना है तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। ठीक है, यानी योगी जी के पास होगा, एक तरह से कह सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बना हुआ है तो आपको पढ़ना है। आपके लिए सवाल है, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस समय थे? समय आपको बताना है, कल्याण सिंह कब मुख्यमंत्री थे। ठीक है। इसके बाद कह रहे 3 नवंबर 2025 को किसके द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया जाएगा? यानी हु विल इनॉग्रेट द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2025 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, कौन इनॉग्रेट करेगा इसको, इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को? तो वन एंड ओनली हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन करा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस कंडक्ट कर रही है नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन यानी DLC। ठीक है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया 4.2। कब से कब तक? तो ये कब से कब तक चलाया गया है? तो इसको चलाया 1 से 30 नवंबर तक चलाया गया है। कब से कब तक चलाया गया है? 1 से 30 नवंबर तक ये चलेगा, है ना। सरकार ने चलाया है जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, है ना, यानी डिजिटलाइज करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन के साथ जोड़ते हुए एक तरह से जितने भी पेंशन वाले हैं उनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस। इसके बाद नीति आयोग ने 30 से 31 अक्टूबर 2025 को अनुसंधान और विकास में सुगमता पर 8वीं क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया है? वह वॉज दी 8 रीजनल कंसल्टेशन मीटिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग। तो पहली चीज़ तो याद रखना, ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ नीति आयोग ही ऑर्गेनाइज करती है। अक्टूबर 30-31 से 2025 तक करा है। कहाँ पे करा है ये? तो ये कहाँ पे करा है भाई? ये करा है केरल में। कहाँ पे करा है? केरल में करा है। फिर इसके बाद नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। नीति आयोग के बारे में एग्जाम में, क्योंकि इससे सवाल पूछ लेता है भाई, है ना। तो नीति आयोग सबसे पहले आपको ये बताना है इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, कौन होता है इसका चेयरमैन? तो प्रधानमंत्री होता है इसका चेयरमैन। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है इसका चेयरमैन। फिर आता है ये बना कब भाई, कब बना?
तो ये बना था 1 जनवरी 2015 को। आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को हटा के हम नीति आयोग ले आए थे। अब इसके प्रेजेंट में सीईओ कौन है भाई, ये बहुत एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो सुब्रमण्यम है ना, BVR करके, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम है ना, वो इसके सीईओ हैं। ये आपको याद रखना है। और नीति आयोग क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो मोदी जी की कैबिनेट ने बनाया भैया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुई? संसद से बिल थोड़ी पास हुआ है ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि मोदी जी की कैबिनेट ने इसको बनाया। हो सकता है भाई सरकार बदले, राहुल गांधी की सरकार है तो वो हटा दें इसको, फिर से प्लानिंग कमीशन चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस फसल का राज्य परामर्श मूल्य प्रति क्विंटल 30 रुपये बढ़ाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज ऑफ 30 रुपीज़ पर क्विंटल इन स्टेट एडवाइस प्राइस फॉर विच क्रॉप। तो 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की जो घोषणा करी है वो किस क्रॉप के लिए करी है भैया? क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो ये गन्ने के लिए करी है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परामर्श शुल्क जो है प्रति क्विंटल 30 रुपये बढ़ाने की घोषणा करी है गन्ने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, सिंपल टू द पॉइंट। फिर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 3 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? उत्तर प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस करा है 3 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम? क्या ऑब्जेक्टिव है? नए स्कूल भवनों का उद्घाटन करना, शिक्षकों को प्रयोग आधारित एवं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण मॉडल से परिचित कराना, यानी इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करना टीचर टू एक्सपेरिमेंट बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मॉडल, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना और स्मार्ट क्लासेस का कार्यान्वयन करना। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको क्या दिख रहा है, क्या होना चाहिए? तो इसमें देखिए विद्यार्थी जो है ना, शिक्षक जो है, शिक्षक को प्रयोग आधारित और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण मॉडल से परिचित कराना कि कैसे टीचिंग हो, है ना। इंट्रोडक्शन करना है या इंट्रोड्यूस करना है टीचर्स को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर टीचिंग के बारे में, है ना। ये इसका मेन मोटो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप कह रहा बिहार सरकार ने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से किन 2 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी भाई? बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है कौन से 2 मेजर प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करेंगे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को? ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? तो ये है देखिए मोका मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर व भागलपुर दुमका रापरूहाट रेलवे लाइन डबलिंग। क्या है? मोका मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर एंड भागलपुर दुमका रामपुर रेलवे लाइन डबलिंग, इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। एक सवाल दोस्तों और देख लेते हैं, क्योंकि यूपी में 76वां जिला बन रहा है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक क्या पूछा जा सकता है। देखो ये यूपी का मैप है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है या पूर्वी जिला, वो बलिया है। ठीक है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिले की बात करें वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो वो शामली है ना। शामली जो है ये पश्चिमी जिला है सबसे, या वेस्टर्न मोस्ट है। सबसे उत्तरी जिले की बात करें, उत्तरी जिले की या नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की, तो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, और यूपी जो है देश अगर कोई पूछे बॉर्डर शेयर करता है तो वो नेपाल है, जो कि पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज। कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इससे नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। बाकी यूपी जीके को और डिटेल में हम लोग करेंगे। ये यूपी जीके का पूरा स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं। इवन यूपी जीके नहीं, पूरा आपको पीसीएस के लिए जो चाहिए मिलेगा। बाकी यूपी जीके को भी मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा। बाकी आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर पे जुड़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली 9 बजे रात को आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, तो फॉलो जरूर करिए। पूरे महीने का करंट आपको ऐसे डेली पढ़िए, फिर महीने में एक वीडियो आएगा, उससे अपना रिवीजन कर लीजिएगा ना। बेस्ट है अगर आप लगातार फॉलो करेंगे। सिर्फ SCS के करंट को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल फंसते मिलेंगे यहीं से।